हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यस4ए में। और आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उस पर चर्चा करेंगे हम। जब हम संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो बात निकल के आती है, आमतौर पे देखा जाता है कोई भी प्रस्तावना, कोई भी संविधान हो, कोई भी अधिनियम हो, उसकी शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना से होती है तो इस प्रस्तावना में दरअसल में होता क्या है, क्या होती है प्रस्तावना? प्रस्तावना जो होता है वो किसी भी संविधान का, किसी भी अधिनियम का जो मुख्य आदर्श होते हैं, जो उसके पीछे दर्शन होता है, जो फिलॉसफी होती है उसके पीछे, जो उसको बनाने वालों की आकांक्षाएं होती हैं, उनका सार होता है उद्देश्य का। जहां तक भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान के उद्देशिका की बात है, तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा में, उस उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उससे प्रेरित है, जो उद्देशिका का प्रारूप है। आइए, कुछ एक संशोधन हुए, कुछ एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। उस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द उद्देशिका में और जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और उस संशोधन के बाद जो उद्देशिका का प्रारूप है, जिस रूप में उद्देशिका वर्तमान में है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस उद्देशिका के जो तथ्य हैं और इसका जो सार है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो उद्देशिका लिखी हुई है, एक एक शब्द को हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है? भारत में जो सर्वोच्च सत्ता है, जो शक्ति का केंद्र बिंदु है, वो कौन है? वहां के निवासी, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां पे किसी डोमिनियन स्टेट की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारत की बात हो रही है। मतलब एक ऐसा भारत जिसके अंदर अपने नीतियों के निर्माण की क्षमता होगी, अपने नीतियों के निर्माण में किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, चाहे वो नीतियां आंतरिक मामले से संबंधित हो या विदेशी मामले से संबंधित हो। इन सभी मामलों में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन
जैसे WTO वगैरह है, WHO है, या किसी भी कंट्री, किसी भी देश या किसी भी इस प्रकार की अन्य संस्था के दबाव में भारत अपनी नीतियों का निर्माण नहीं करेगा। उसके बाद कहता समाजवादी, एक ऐसा राज्य जो समाजवादी विचारधारा पे चलेगा। अच्छा, समाजवाद जो है, दो तरीके के समाजवाद की बात यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। एक समाजवाद है साम्यवादी समाजवाद, जिसमें जो सरकार का नियंत्रण होता है वो अधिक होता है। भारत ने जिस तरीके का समाजवाद स्वीकार किया है, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब इन्होंने बीच का रास्ता निकाला। ना तो यहाँ पे सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण होगा और ना ही निजी क्षेत्र को बहुत ज्यादा आजादी होगी। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिन पे सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें निजी क्षेत्र का नियंत्रण होगा, और इस तरीके का एक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है। पंथ निरपेक्ष एक ऐसा राज्य होगा जिसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, मतलब सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा। किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, किसी के लिए कोई रिजिडिटी नहीं होगी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दो शब्द है, लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र क्या है? जहां पे जो सरकार का प्रमुख होता है वो चुना हुआ होता है, जो सरकार का वास्तविक प्रमुख है वो चुना हुआ। गणतंत्र में क्या होता है? सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होता है और जो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, दोनों चुने हुए होते हैं। तो लोकतांत्रिक भी है भारत और गणतंत्र भी है भारत में। मतलब जो संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्र का और जो वास्तविक प्रमुख है, एक होता है सरकार का प्रमुख, एक होता है राष्ट्र का प्रमुख। दोनों जो है भारत में चुने हुए हैं। ब्रिटेन की तरह नहीं है कि जहां पे जो राष्ट्र का प्रमुख, वहां का जो राजा है वो कौन है? वो एक वंशानुगत शासक होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक के बाद एक आता जा रहा है वहां के राजघराने से। भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र प्रमुख है, वो निर्वाचित होता है। तो पहली लाइन क्या बताती है कि भारत जो राज्य होगा वो किस तरीके का होगा? 5 तरीके की बातें किया है। 5 खूबियां होंगी भारत की, भारत राज्य की। वो कौन सी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। किसी भी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्या होता है? उसकी प्रभुसत्ता। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रात्मक होगा और गणतांत्रिक गणराज्य भी होगा। गणतांत्रिक भी व्यवस्था होगी भारत में। अब यहाँ सवाल आता है, कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, उसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो देखिए, एक बार किया गया, हम भारत के लोग, फिर उसके बाद भारत को, उसके बाद आपको पूरे उद्देशिका में कहीं भी भारत शब्द नहीं मिलेगा। तो दो बार भारत का प्रयोग हुआ है, भारत शब्द का। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि भारत का कितनी बार प्रयोग हुआ, कितनी बार भारत शब्द आया है, तो भारत शब्द 2 बार आया उद्देशिका में। और किस तरीके का राज्य बनाने के लिए भारत को बात की गई है? तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। उसके बाद उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। कौन से न्याय की? सबसे पहले नंबर पे क्या रखा गया? सामाजिक। पहले नंबर पे रखने की वजह क्या है? आपको वोट देने का अधिकार मिल जाए, आपको आजीविका चलाने का अधिकार मिल जाए, आपको आर्थिक आजादी मिल जाए, लेकिन समाज में आपके साथ भेदभाव हो, तो आपकी इन दोनों न्याय का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? सामाजिक न्याय। आपको वोट देने का अधिकार मिल जाए, लेकिन आपसे कह दिया जाए आपके ना तो समाज में कोई इज्जत होगी, आपके साथ जात, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव होगा, आपको आर्थिक आजादी नहीं होगी। तो आप
वोट देने का अधिकार लेके क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। इसलिए राजनीतिक आजादी से पहले आर्थिक और सामाजिक दोनों को रखा गया और लास्ट में राजनीतिक आजादी की बात, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आजादी न्याय की बात की गई। तो 3 तरीके की न्याय की बात की गई है। कई बार पूछ लेता है, बताइए इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित न्याय में से नहीं है। आपको सामाजिक दे देगा, आर्थिक देगा, राजनीतिक दे देगा और धार्मिक दे देगा। मान लो 4 ऑप्शन दे दिया आपको, तो आपको क्या करना है? जो धार्मिक न्याय है उसका वर्णन भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहीं पर भी नहीं है। आगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 तरीके की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। किसकी? एक तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्रताएं हैं इनका वर्णन आपको जब आप मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, तो ये सारी स्वतंत्रताएं आपको मिली। उद्देशिका को जब पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों न्याय मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस प्रकार सवाल कई बार आता है कि उद्देशिका में वर्णित जो आदर्श हैं उनकी झलक हमें संविधान के किन भागों में देखने को मिलती है। उनकी झलक, स्पष्ट झलक हमें संविधान के 3 भाग, मूल अधिकारों का जो भाग है भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इन तीनों भागों में जो उद्देशिका में संबंध लिखे गए प्रावधान है, उद्देशिका की जो भावना है उसकी झलक मिलती है। आगे कह रहा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप जब मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे तो समानता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, और समानता का अधिकार जब पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात हुई थी। तो यहाँ पे उसका वर्णन है और मूल अधिकारों में उसकी झलक दिखती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कर रहा है। उसके बाद कहता है उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा की भी बात कर रहा है। और क्या कह रहा है? राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता। देखिए 3 शब्द हैं और तीनों शब्द भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए इतने मजबूती के साथ काम करते हैं कि जो भारत के नागरिकों का प्रेम का जो धागा है वो टूटे ना। एकता की बात करता है जब तो सामाजिक रूप से हमें सद्भाव की बात देखने को मिलती है। अखंडता की बात करता है तो भौगोलिक एकता जो है उसकी बात देखने को मिलती है। बंधुता, आपस में भाईचारे की बात। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति आप सबने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। वहां पे 3 शब्द वहां पे आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भी वो तीनों आदर्श मिलते हैं। बंधुता आपको मिल गई, स्वतंत्रता आपको मिल गई और समानता भी। तो इस प्रकार भारत की उद्देशिका जो है वो बहुत उदार विचारों वाली एक विचारधारा को दिखाती है। इसके बाद कहता है दृढ़ संकल्प होकर, मतलब इन सब के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। ये सब करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ऐसा नहीं कि लिख दिया गया। अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्म अर्पित करते हैं। क्या कह रहा है? इत द्वारा मतलब क्या है? भारत के लोग इस संविधान को, इस जो मौलिक विधि है हमारे देश को चलाने के लिए, उसको अपनी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। अधिनियमित कर क्यों लिखा गया? क्योंकि उस दिन कुछ प्रावधान लागू हुए थे, कुछ एक अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बाकी जो थे वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अब कई बार बात निकल के आती, भाई इस दिन अंगीकृत किया और अधिनियमित किया तो क्यों नहीं उसी दिन सारे प्रावधान लागू कर दिए गए? उसके पीछे एक वजह है। भारत के स्वतंत्रता की जो समारोह मनाया गया 1930 में, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को। उस 26 तारीख को याद करने के लिए, उसकी स्मृति बनी रहे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को बाकी बचे हुए जो प्रावधान थे, बाकी बचे हुए जो अनुच्छेद थे, उनको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया और इस तरीके से अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार से हमारी उद्देशिका का जो सार था वो आपने समझ लिया। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट के बाद उन पे चर्चा करेंगे जो कई बार पूछे जा चुके हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कुछ मामले हैं, कुछ वाद हैं जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णित हुए। और उनमें जो सबसे पहले आता है इंदिरा बेरुवाड़ी का वाद 1960 का, जिसमें निर्णित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का भाग नहीं इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन का प्रावधान है उसके अंतर्गत संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन इसको संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी कहा उद्देशिका को, और क्योंकि यह संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है, वो क्या चाहते थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, उनके बारे में बताता है। इसलिए जब कभी संविधान के किन्हीं प्रावधानों के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उद्देशिका जो है एक मार्गदर्शक का काम करती है और वहां पे स्पष्टीकरण करने में, किसी चीज बात को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है। बेरुवाड़ीवाद के ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती के वाद में 1973 में उस निर्णय को पलटा गया और कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। यहां पे कहा गया था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, और यहाँ पे संविधान का भाग माना गया, और संविधान का भाग है इसलिए इसमें संशोधन भी संभव है। मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। कहा गया कि संशोधन तो संभव है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उनकी जो मूल भावना है उसको कहीं से कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बात का ध्यान रखना है। और यहीं से आधार बनता है 42वें संविधान संशोधन का, जो जिसके तहत उद्देशिका में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। साथ ही ये भी कहा गया कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, इसके आधार पे कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। 2 और वाद हैं, गोलकनाथवाद और एसआर बोम्मई का वाद। गोलकनाथवाद की सुनवाई करते हुए जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि संविधान की मूल आत्मा है उद्देशिका। उद्देशिका क्या है? संविधान की मूल
आत्मा है। और सार्वभौमिकवाद में जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द था उसको मौलिक ढांचा माना गया। इस तरीके से ये 4 वाद हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं और इनमें क्या क्या निर्णय दिया गया ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इनको एक बार ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद कुछ और जो तथ्य हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन कितनी बार पूछा जा चुका है, कितने परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसकी गिनती नहीं है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। कई बार पूछ लेता है कि 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कितनी बार संविधान उद्देशिका में संशोधन हुआ? एक बार हुआ। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। 2 चीजें हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। जिस दिन अंगीकृत हुआ था उस दिन को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिस दिन लागू हुआ पूर्ण रूप से भारत में उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? जब हम इसके सार की चर्चा कर रहे थे, कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे, तो हमने चर्चा किया था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसको भारत के इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता दिवस माना जाता है। 26 जनवरी 1930 को मनाया था और उसी की याद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से गणतंत्र दिवस को लागू किया गया। पूर्ण रूप से जो है संविधान को लागू किया गया और उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है? 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। हम भारत के लोग, और एक बार हुआ भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाने। इस तरीके की जो 2 बार प्रयोग हुआ है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसकी प्रभुसत्ता। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कई बार इनके क्रम को भी पूछ लेता है, सामाजिक पहला है कि आर्थिक पहला है कि राजनीतिक पहला है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक सीक्वेंस को भी ध्यान में रखेंगे। और ये 3 है, तीसरे के अलावा कोई चौथा आता है तो उद्देशिका में वर्णित न्याय नहीं है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात किया गया है, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से उद्देशिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उनकी चर्चा आपके साथ हमने किया है। और आगे एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।